गुड मॉर्निंग। देखो, पिछले लेक्चर में जहाँ तक हम बात किए थे उससे आगे हम लेक्चर लेके चलते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एवरेज मोलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो यदि आपने लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा तो जाके प्लीज़ देख लीजिए। पहला काम आप लोग ये कीजिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा ये लेक्चर को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। हम बात करते हैं एवरेज मोलर, मतलब एवरेज क्या बेटा, एवरेज मोलर मास। कौन सा मास? मोलर मास। जाहिर सी बात है एवरेज मोलर मास, ठीक है, एवरेज मोलर मास। इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास की बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एवरेज मोलर मास की। ध्यान से सुनो, एवरेज मोलर मास कब निकालते हैं? when sample of mixture is given। क्या दिया हो? when sample of mixture is given। जब सैंपल ऑफ मिक्सचर गिवन होगा तो हम क्या निकालेंगे बेटा? एवरेज मोलर मास। कैसे लिखते हैं इसको सिंबॉलिकली? एम एवरेज, इस तरीके से। तो व्हेन सैंपल ऑफ मिक्सचर इज गिवन, जैसे एयर हमारा क्या है बताओ तो? एयर क्या है? मिक्सचर है। इसमें कौन कौन गैस है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी बहुत सारे गैस है। तो एयर एक मिक्सचर है, ठीक है। उसी तरह हमारा सॉल्यूशन भी हम 2-3 तरीका से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? जैसे वाटर मिला दिए, इथाइल अल्कोहल मिला दिए, तो ये भी एक सॉल्यूशन बन गया और ये भी एक मिक्सचर है। सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर ही है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि जब भी हमको कोई मिक्सचर दिया रहेगा तो वहां आपसे पूछेगा बेटा एवरेज मोलर मास। क्या पूछेगा? एवरेज मोलर मास। आओ जरा इसका फार्मूला देखते हैं। इसका हम फार्मूला ही आपको बता देते हैं। एम एवरेज इक्वल टू, निकालना कैसे? N1M1 प्लस N2M2 डॉट डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब बता कहोगे कि सर ये क्या फार्मूला है? डॉट जितना टर्म रहे उतना जोड़ना है। अच्छा, N1M1 क्या हुआ? ये हुआ बेटा W1। ये क्या हुआ? W2। जो दूसरा सैंपल होगा उसका मास। अब मोल में खोल के लिखेंगे तो कैसे? मोल इंटू मोलर मास। याद आ रहा है? मोल इंटू मोलर मास वेट ही तो होता है। मोल इंटू मोलर मास, दूसरे का वेट। तो टोटल वेट बाय टोटल मोल ही तो एवरेज मोलर मास होगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या बताया जाएगा? जी हाँ भाई साहब, इसका यूनिट क्या बताया जाएगा? ग्राम। क्या बताया जाएगा? ग्राम, क्योंकि मोलर मास है। अब मोलर मास को हमेशा किस में एक्सप्रेस करते हैं बेटा? ग्राम में। तो तुम कोई कहेगा कि N1 N2 क्या है सर? तो ये मोल्स है। ये क्या है बेटे? मोल्स। और M1 M2 यहां क्या है? मोलर मास। मोलर मास ऑफ कंपोनेंट। कौन सी का कंपोनेंट? कौन सी का? मिक्सचर का जो कंपोनेंट होगा, जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा उनका मोलर मास, या उसका मास दिया है तो और भी बढ़िया है। आ रहा है समझ में? कहोगे कैसे समझेंगे सर? क्वेश्चन से क्या कह रहा है कि 2 मोल हमने क्या ले लिया? 2 मोल नाइट्रोजन ले लिया और 3 मोल क्या ले लिया बेटा? ऑक्सीजन। 2 मोल नाइट्रोजन ले लिया और 3 मोल ऑक्सीजन ले लिया। बोलता है इसका मोलर मास बताओ तो, एवरेज मोलर मास। अरे यार, इससे बढ़कर बोरक्का बनाने वाला कौन क्वेश्चन है बताओ तो? N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। फार्मूला तो उठा के रखना है सिर्फ। कहोगे कैसे? ये क्या दिया हुआ है भाई? ये क्या है? N1। अब मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का? हाँ, 14 दूना 28। ग्राम लिखे कि AMU की ग्राम। क्यों? मोलर मास है। एक मोल का ही मास मोलर मास होता है। यहां क्या लिखा जाए बेटा? ये क्या है? N2। और ये क्या है? M2। ये M1 है ना बेटा? M1 28 ग्राम। M2 कितना हो जाएगा? इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 1 का 16 तो 2 का 32 ग्राम। 16 दूना 32। उठा के रख देना। N1 मिल गया, M1 मिल गया, N2 मिल गया, M2 मिल गया। उठा के फार्मूला में बस पुट कर दे। क्या हो गया? 2 × 28 प्लस 3 × 32 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। और लास्ट में क्या लिख देंगे बेटा? लास्ट में 3 क्या लिख देंगे? ग्राम। आंसर आया समझ में? तो ये हुआ एवरेज मोलर मास। और भी क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सारा है मेरे पास क्वेश्चन का भरमार है, देखते जाओ बेटा।
जैसे यहाँ देखो और देखो, जैसे मान लो ऐसा भी तो कह सकता था, कोई लिक्विड सॉल्यूशन बना के ले लेता। कहता क्या कि 2 मोल क्या ले लिया बेटा, 2 मोल ले लिया वाटर, और 3 मोल क्या ले लिया बेटा, 3 मोल ले लिया इथाइल अल्कोहल C2H5OH। कहता है इसका एवरेज मोलर मास बता दे। फिर तो वही फार्मूला बताना है। क्या फार्मूला लगाना है, एम एवरेज का। एम एवरेज का वही फार्मूला N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, यही लगाएंगे ना। यही तो मोलर मास का फार्मूला सर आपने सिखाया, तो यही लगाएंगे, जो आप सिखाएंगे वही लगाएंगे ना। इसका N1 का वैल्यू ये हो गया, N1 का वैल्यू ये हो गया। वाटर का मोलर मास, जी हाँ भाई साहब 18 ग्राम, तो ये हो गया M1। बहुत अच्छे। इसका N2 कितना हो गया बेटा, ये हो गया N2। जरा इसका मोलर मास बताना तो M2 कितना आ जाएगा। देखो हम कैलकुलेट करते हैं, हवा में कैलकुलेट करेंगे। 12 दूना 24, दूगो है तो 24, 24 और 6 30, 6 गो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16, 46 हो गया ना। तो M2 कितना हो गया बेटा, 46। ग्राम ही लगा दे लास्ट में, क्यों, मोलर मास है। अब फार्मूला पर उठा के रख देना, सारा तो मिल ही गया। एम एवरेज का क्या फार्मूला बताए थे, एम एवरेज का N1M1 प्लस N2M2। बोल बेटा कितना हो गया N1, 2 × 18 प्लस 3 × 46 डिवाइडेड बाय 2 + 3, लास्ट में क्या जोड़ देना है, ग्राम। आ गया। तो इससे हल्लू सवाल कौन होगा बताओ, इससे हल्लू सवाल होगा नहीं। अब मान लो इसको भारी करने के लिए क्या करता है बेटा, इसमें परसेंटेज घुसेड़ देता है। क्या घुसेड़ देता है, परसेंटेज। तो कैसे घुसेड़ेगा, जैसे कहेगा कि एयर हैज 70% नाइट्रोजन एंड 30% ऑक्सीजन बाई मोल। क्या बोल रहा है बेटा, बाई मोल, ध्यान से सुनना, ये बाई मोल। फाइंड एम एवरेज कह सकता है ना, फाइंड एम एवरेज निकाल। एयर है 70% नाइट्रोजन एंड 30% ऑक्सीजन बाई मोल, फाइंड एम एवरेज, यही ना बोल रहा है। कैसे निकालेंगे, फार्मूला तो वही है। तो मगर पहले यहां एनालाइज करना होगा। यहां मोल डायरेक्ट नहीं दिया है, क्या कह रहा है कि एयर है 70% नाइट्रोजन एंड 3% ऑक्सीजन बाई मोल। तो मोल कितना एज्यूम कर ले बताओ, 100 मोल एज्यूम कर ले। कितना मोल एज्यूम कर लिया बताओ, कितना एज्यूम कर ले, एज्यूम कर लेते हैं बेटा 100 मोल, क्योंकि परसेंट में जब भी रहता है तो क्या मानना पड़ता है, 100 मानना पड़ता है। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया 100 मोल। इस मोल के कितने टुकड़े कर दे बेटे, इस मोल के कितने टुकड़े कर दे, बोलो 2 टुकड़े। नाइट्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे, नाइट्रोजन के मोल हो जाएंगे N1 कितना हो जाने वाला है बताओ, 70। और ऑक्सीजन के कितने मोल हो जाएंगे, N2 कितने हो जाएंगे, 30। क्योंकि परसेंटेज में जो भी चीज रहेगा आप 100 मानोगे तो संख्या ही उसका वैल्यू हो जाएगा ना। बताओ इसका मोलर मास कितना होता है, सब जानता है 28 ग्राम। इसका मोलर मास कितना हो गया बेटा, M2 का वैल्यू 32 ग्राम। अब क्या दिक्कत है यार, मोल मिल गया, मास मिल गया, इसका मोल मिल गया, इसका मोलर मास मिल गया, एम एवरेज तो रखना है। क्या फार्मूला है बोलो, एम एवरेज का N1M1 प्लस N2M2, N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। करें क्या, डायरेक्ट क्या लिखें, N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। हम वैल्यू रख रहे हैं, कितना रखें, 70 × 28 प्लस 30 × 32 डिवाइडेड बाय कितना बेटा, डिवाइडेड बाय कितना, 70 प्लस 30। और जो भी आएगा उसको किस में रख देंगे, ग्राम में। समझ में आ रहा है, ग्राम में। आओ इधर। अब मान लो इसी क्वेश्चन का नया ट्विस्ट, देखना कैसा ट्विस्ट है, ध्यान से देखना ट्विस्ट। मान लो इस क्वेश्चन में आपसे कहा, ध्यान से सुनना, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एयर हैज, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एयर हैज 70% नाइट्रोजन, ठीक है, 70% नाइट्रोजन एंड 30% ऑक्सीजन बाय मास। क्या कह दिया, बाय मास। जरा गौर करना, पिछला वाला में क्या था, बाय मोल, यहां क्या कह रहा है, बाय मास। फील करना बेटे। तो एयर है 70% नाइट्रोजन एंड 30% ऑक्सीजन बाय मास। फाइंड एम एवरेज। अब तो बेटा हमको क्या मानना, फाइंड एम एवरेज, एवरेज मोलर मास निकालो। क्या करेंगे, कितना एज्यूम करेंगे, अब तो बाई मास है ना, ध्यान से सुनो, बाई मास है तो हमको मास एज्यूम करना पड़ेगा, कितना ग्राम, 100 ग्राम।
मान लिया 100 ग्राम, कितने टुकड़े कर दे, 2 टुकड़े, कितना हो गया, नाइट्रोजन का मास मतलब नाइट्रोजन का वेट कितना आ गया बताओ, 70 ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट कितना आ गया, W2 कितना आ गया बेटा, 30 ग्राम। समझ में आया? इसका मोल कितना आ गया बताओ, मोल कैसे निकलता है, वेट बाय मोलर मास, बताए थे ना 3 फार्मूले, N/Na, वेट बाय मोलर मास, वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। जैसी मोल बोले, मोल निकालने का 3 फार्मूला खटाक से आना चाहिए, नंबर, वेट, वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या आ गया, 70 बाय कितना बेटा, 70 बाय 28, और इसका मोल कितना हो गया बोलो जल्दी, 30 बाय 32 हो गया ना, 30 बाय 32। उठा के फार्मूला में रख देना बेटा एम एवरेज का। क्या फार्मूला था एम एवरेज का, N1M1 प्लस N2M2 डिवाइडेड बाय क्या, N1 प्लस N2, यही था ना, वैल्यू रखो। N1M1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जरा बोलना तो, यही तो W1 है, और ये क्या है, W2, नहीं लिख सकते हैं, मतलब W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय क्या लिखा जा सकता है, N1 प्लस N2। कहोगे कैसे लिख रहे हैं सर, हम जानते हैं ना सर, N बराबर वेट बाय मोलर मास, तो मोलर मास को यदि मोल से गुना करेंगे तो वेटे ना मिलेगा, तो एक्चुअली में ये वेटे है। ठीक है, खोल के लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ जोड़ के लिख दिए हैं W1। ठीक है, तो देखो वेट कितना है इसका, 70, इसका वेट कितना है 30, डिवाइडेड बाय कितना लिखें, 70/28 प्लस 30/32, और ये किस में आ गया बेटा, ग्राम में। यही कौन सा चीज हो गया, एम एवरेज। क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो, तो ये रहा एवरेज मोलर मास। ठीक है, अब आते हैं एवरेज एटॉमिक मास पर। किस पे आते हैं बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है एवरेज एटॉमिक मास की। किसकी है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास, ध्यान से सुनो। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ये क्या है, ये कुछ वैसा ही है, बस यहां ए एवरेज, या लोग ए बार से दिखाई, इसको बार पढ़ते हैं बेटा, ए बार से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, बस उसका कोई मतलब नहीं है, बस वैसे दिखाया जाता है। क्या होता है, ध्यान से सुनो, ये है वेटेड एवरेज ऑफ डिफरेंट मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ये क्या है, एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ, एवरेज एटॉमिक masses of different isotopes of an element। ध्यान से सुनो, यदि एक एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं तो उनके जितने भी आइसोटोप हैं उनके मास का जो एवरेज होगा वही क्या कहलाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। फिर से सुनना है, एक एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे उनके मासेस का जो एवरेज होगा वही क्या कहलाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। समझ में आया? जैसे कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं बेटा, 3, 12, 13, 14। पता है ना, AMU इसके रिस्पेक्ट में डिफाइन था, बताए थे। कार्बन डेटिंग इससे करते हैं। कार्बन डेटिंग किससे किया जाता है, इससे किसी फॉसिल उसिल का पता लगाया जाता है, उसका एज। आ रहा है समझ में? अच्छा, हाइड्रोजन के भी कितने आइसोटोप होते हैं सबको पता है, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यही ना होता है 3 आइसोटोप्स। उसी तरह क्लोरीन के कितने होते हैं बाबू, 2। कौन कौन, एक 35 और एक क्या होता है, 37। होता है ना। तो यहां पर हम फार्मूला जो दे रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास का। ए एवरेज का जो फार्मूला दे रहे हैं वो दे रहे हैं x1A1 प्लस x2A2 डॉट डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। आ रहा है? तो कहोगे कि सर ये भी तो देखने में वो इसने लग रहा है। अरे तो वही बतवा तो है, क्या दिक्कत है? ठीक है, वहां अलग अलग मॉलिक्यूल्स का निकाल रहे थे, यहां एक ही एटम का डिफरेंट आइसोटोप का निकाल रहे हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां पर x1 क्या है, x1 और x2 क्या है, इसको कहते हैं बेटा परसेंटेज एविडेंस। मतलब नेचर में कितना परसेंट मिला, या इसी को कहा जाता है मोल परसेंट। क्या कहते हैं बेटा, मोल परसेंट। और A1 और A2 क्या है, A1 A2 A3 क्या है बेटा,
ये जो डॉट डॉट है ये है एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप, ठीक है। और इसको किस में बताया जाएगा? एएमयू में। किस में बताया जाएगा बेटा? एएमयू में। कहोगे क्यों? एक एटम का ही तो मास है। कितने एटम का मास है? एक एटम का, ठीक है। अब देखो, कहोगे कुछ क्वेश्चन से समझा दीजिए सर जी। एकदम समझा देते हैं। देखो बहुत आसानी से समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, हम कोई तोप नहीं मार रहे हैं, बहुत हल्का हल्का बात बोल रहे हैं, ठीक है। जरा यहां देखो, एक सेकंड रुको, इसको भी साफे कर देते हैं। देखो इधर, जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि ए हैज 3 आइसोटॉप्स। कितने आइसोटॉप्स? 3 आइसोटॉप्स, मतलब ए 3 आइसोटॉप्स में मिलता है। कौन कौन? A11, A12 और A13 हैज परसेंटेज एविडेंस 80%, 15% और 5% रिस्पेक्टिवली। इतना ही परसेंट है, ठीक है। तो फाइंड क्या कहता है बेटा? एम एवरेज, सॉरी ए एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास निकालो, निकल जाएगा। एक एलिमेंट, ए जो एलिमेंट है कितने आइसोटॉप्स में मिला? 3। कौन कौन? A11, A12 और किस में मिला? A13 मिला। क्या बोल? इसका A1 कितना है? 11, A2 कितना है? 12 और A3 कितना हो गया? बोलो 13। इसका परसेंटेज एविडेंस मतलब इसका X1 कितना है बेटा? 80 दिया हुआ ही है। X2 कितना है? बोलो जल्दी। 15 और X3 कितना है? बोल जल्दी। X3 कितना है? 5। तो फार्मूला तो आपको दिए दिए हैं। क्या दे दिए हैं? ए एवरेज का। जल्दी बोल, ए एवरेज का क्या फार्मूला दे दिए हैं? ए एवरेज का X1 A1 प्लस X2 A2 प्लस X3 A3 डिवाइडेड बाय X1 प्लस X2 प्लस X3। उठा के पुट करो बेटा, कितना आ जाएगा? 11 इंटू 80 प्लस 11 इंटू 80 कि 80 इंटू 11, 80 इंटू 11, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। 80 इंटू 11 हम फार्मूला पर बस पुट कर रहे हैं। 15 गुना 12 प्लस 5 गुना 13 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 15 प्लस 5 किस में आएगा बेटा? एएमयू में। फिल आया? नहीं आया। सर एक क्वेश्चन और दागिए, एकदम दाग रहे हैं। देखो इधर, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन? एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37 मिलता है। इसका परसेंटेज एविडेंस दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? जल्दी बोल। इसका परसेंटेज एविडेंस दे रहे हैं 75% और इसका परसेंटेज एविडेंस दे रहे हैं, एविडेंस कितना दे रहे हैं बेटा? 25%, ठीक है। हम पूछते हैं इसका ए एवरेज बता दो। इसका ए एवरेज बता दे, बन जाएगा। इसका एवरेज बता दे, कैसे बनाएंगे? सिंपल सा, फिर से फॉर्मूला। ए एवरेज इक्वल टू X1 A1 प्लस X2 A2 डिवाइडेड बाय X1 प्लस X2। X1 का वैल्यू जल्दी बोलो 75 इंटू A1 का वैल्यू 35 प्लस इसका वैल्यू बेटा 25 इंटू इसका वैल्यू 37 डिवाइडेड बाय, बोल बेटा 75 प्लस 25। जानते हो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 35.5 AMU। कितना आ जाएगा? 35.5। यही कारण है बेटा कि क्लोरीन का जब वजन लिखते हैं ना, क्लोरीन एटम का, तो वो फ्रैक्शन लिखा जाता है। तो तुम्हारे दिमाग में खट देवर आएगा कि हाँ सर ये क्या बकवास है, क्लोरीने का काहे लिखते हैं? कार्बन भी तो 3 आइसोटॉप में 12, 13 और 14 में मिला था, तो इसमें काहे नहीं लिखे थे एवरेज? यहाँ पर तो आप कार्बन का वजन हमेशा 12 लिखते हैं, काहे नहीं 12 समथिंग लिखे? इसलिए नहीं लिखते हैं बेटा कि हो सकता है नेचर में ये 99% मिलता हो और ये मात्र 1% मिलता हो, इसलिए एवरेज किसके अलोंग आ गया? इन सभी का एवरेज किसके अलोंग आ गया? 12 के आ रहा है। मगर क्लोरीन के हिस्से में क्या है? देखो तो क्लोरीन 35 और 37 दो मिल रहा है, मगर इनका अच्छा खासा परसेंटेज है। ये 75 है तो ये 25 है, ये बहुत कम नहीं है। 75 में 25 को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस केस में जो
वेट आता है वो फ्रैक्शन आता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्लोरीन का फ्रैक्शन क्यों लिया जाता है, मतलब 35.5 ही वजन क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो आप ये जवाब बताइएगा कि सर ऐसा है कि क्लोरीन दो आइसोटॉप में मिलता है, एक 35 और एक 37। 35 वाला 75% मिलता है लगभग, और 37 वाला 25%। तो जो एवरेज निकाला जाता है ना सर, वो 75 और 35, 75 और 35, मतलब 75 और 25, 75 और 25 के कारण एक फ्रैक्शन आता है जो आता है 35.5 आता है। आ गया? आप ये जवाब दे सकते हैं अपने टीचर को, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं बेटा डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं? डेंसिटी। लेक्चर लंबा होगा, थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, क्या दिक्कत है, पढ़ ही तो रहे हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा? सब जानता है, गधा जानता है। डेंसिटी वो यूनिट है जिसे मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में बदल देते हैं ना। हाँ, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा? डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कौन बताएगा? यूनिट ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर ml, जो बोलो, ग्राम पर ml बोल दो या ग्राम पर लीटर बोल दो। अच्छा, ग्राम पर लीटर, ठीक है। ग्राम पर ml भी बोल सकते हो, ग्राम पर लीटर में भी ले सकते हैं ना, ग्राम पर ml, ठीक। तो याद रखना, ग्राम पर ml या ग्राम पर लीटर। केमिस्ट्री में ना बेटा डेंसिटी बहुत तरीका का इस्तेमाल किया जाता है। केमिस्ट्री में एक दो तरीका का नहीं इस्तेमाल किया जाता है, हम आपको दो तरीके का बता रहे हैं, ठीक है। पहला जो डेंसिटी बता रहे हैं उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, कौन सा डेंसिटी बेटा? कौन सा डेंसिटी से हम रूबरू करा रहे हैं? पहला बोलो, कौन सा डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी। फ्रंट को बड़ा रख रहे हैं बेटा ताकि आप लोगों को विजुलाइज में कोई दिक्कत ना हो। रिलेटिव डेंसिटी, कौन सा डेंसिटी? रिलेटिव। ये रिलेटिव डेंसिटी क्या है? दुनिया में हर चीज रिलेटिव है। हम बोल दें कि कोई सुंदर है तो तुम बोलोगे ना किससे सुंदर है सर, ठीक है, किससे सुंदर है, ठीक है। तो जो जिससे कंपेयर कर रहे हैं ना उसके रिस्पेक्ट में वो सुंदर हो सकता है, मगर सलमान खान के रिस्पेक्ट में क्या होगा? बदसूरत होगा। और सलमान खान ब्रैड पिट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? बदसूरत होगा। मतलब रिलेटिव दुनिया का हर एक चीज है। हम बोले हम अमीर हैं तो किससे अमीर है? आप लोगों से, मगर अंबानी से क्या होंगे? गरीब होंगे। तो जैसे रिलेटिव बदल दीजिएगा, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं उसको बदल दीजिएगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा रिलेटिव, दुनिया का हर चीज रिलेटिव है। यहां रिलेटिव डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? ध्यान से समझना। रिलेटिव डेंसिटी डिफाइन करते हैं डेंसिटी ऑफ ए गैस, क्या करते हैं? डेंसिटी ऑफ अ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस गैस। कौन सा गैस? रेफरेंस गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर से सुनो, हमने क्या कहा? डेंसिटी ऑफ ए गैस विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी को हमको लिखना होगा, रिलेटिव डेंसिटी को तो लिखना होगा डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, लिखना होगा। अब मेरी बात सुनो, मगर टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखा गया है। अब प्रॉब्लम यह है ना बेटा कि कभी कभी डेंसिटी वो बताता नहीं है, फार्मूला बताता है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, एक इक्वेशन होता है बेटा, मोटा मोटी अभी जान लो, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है? PV इक्वल टू होता है बेटा nRT। क्या होता है? nRT। अब ये मोल है, n क्या है? मोल। R क्या है? गैस कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? गैस कांस्टेंट। तो ये खुद ब खुद गैस कांस्टेंट है। गैस क्या है? खुद ब खुद गैस कांस्टेंट। तो R कांस्टेंट हो गया। अब देखो ये मोल है तो PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इसको वेट बाय मोलर मास लिख सकते हैं बाय R इंटू टी। R कांस्टेंट है, याद रखना। M को इधर ले आए, V को इधर किए, तो PM बराबर क्या हो जाएगा बेटा? PM बराबर हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू टी। वेट बाय वॉल्यूम को डेंसिटी लिखा जाता है बेटा, वेट बाय वॉल्यूम को, या केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज होता है, इसलिए मास बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी। तो PM बराबर क्या हो गया बेटा? PM बराबर हो गया DRT, हो गया। अब देखो R खुद ब खुद कांस्टेंट था, हम अभी बता दिए गैस कांस्टेंट है, और हमने ही कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम को क्या रख लिया? कांस्टेंट।
रख लिया क्या? हमने खुद बोल दिया कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रख लिया, सॉरी गलती से मुंह से निकल गया, प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रख लिया? कांस्टेंट। तो अब बताओ, हमने इसको कांस्टेंट रख लिया, इसको कांस्टेंट रख लिया, और ये बेचारा खुद मरा हुआ था, कांस्टेंट था। मतलब हम यहां से देख सकते हैं कि मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, या उलट के भी बात सही है कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। इसका मतलब इस फार्मूला में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डेंसिटी के जगह मोलर मास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब हम लिख सकते हैं मोलर मास ऑफ ए गैस बाय मोलर मास ऑफ कौन सा गैस? रेफरेंस गैस। बता सकते हो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट? नो यूनिट, क्योंकि यहां ग्राम पर ml रखो, यहां ग्राम पर ml रखो, कटिए जाएगा, यहां ग्राम रखो, यहां ग्राम रखो, कटिए जाएगा। आ रहा है? तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होगा, नहीं ना होगा बेटे। आओ आगे बात करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये फील ले लेना। तो ध्यान से सुनो, ये आइडियल गैस इक्वेशन है प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में, और ये मोलर मास, ये आइडियल गैस इक्वेशन का डेंसिटी फॉर्म कहलाता है, पीएम बराबर डीआरटी। क्या कहलाता है बेटा? डेंसिटी फॉर्म। ठीक है, आओ इधर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 with respect to CH4 at same temperature and pressure। ये बोल रहा है, हल्लू सा क्वेश्चन है ना? है तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं? बोलो, डेंसिटी ऑफ SO2 बाय क्या लिखे? डेंसिटी ऑफ CH4। मगर प्रॉब्लम यह है कि डेंसिटी दे नहीं रखा है, तो डेंसिटी को मोलर मास में चेंज कर देंगे। मोलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH4। जरा बताएगा मोलर मास कितना आएगा SO2 का? सल्फर का 32 और इसका 32, 16 दूना 32, तो 64 हो गया। और कार्बन का कितना हुआ? ग्राम ही हुआ, ग्राम ही हुआ, तो ग्राम ग्राम कटिए नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्बन का 12, 12 4 16, कितना आ गया बेटा? 16 चौके 64, 4। मतलब हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी जो आया वो कितना आया? 4। मतलब SO2 CH4 से 4 गुना भारी है। कितना गुना भारी है? 4 गुना। रिलेटिव डेंसिटी पता चल गया हमको, कितना आया रिलेटिव डेंसिटी SO2 का? किसके रिस्पेक्ट में? CH4 के। मगर तुम ही सोचो, मान लो हम यही बोलते कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू, इसको विथ रिस्पेक्ट पढ़ते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू CH4 के जगह O2 ले लेते, तो वैल्यू वही रहता कि बदल जाता? बिल्कुल बदल जाता, क्योंकि नीचे O2 आता, यहां 32 आता, 32 आता ना, मोलर मास ऑफ O2 32 आता। अब 32 दूना 64 होता है, मतलब यहां आंसर 2 आता। वैज्ञानिक बड़ा फेर में पड़ गया बेटा कि बार बार रेफरेंस बदल रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। तो वैज्ञानिक को बुद्धि लगाया, क्यों ना हम रेफरेंस को फिक्स कर दें। और जैसी रेफरेंस को फिक्स किया तो किसको फिक्स किया? रेफरेंस को। रेफरेंस को फिक्स किया तो एक नया टाइप का डेंसिटी का डिस्कवरी हुआ, जिसको हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी बेटा? वेपर डेंसिटी। देखो जरा वेपर डेंसिटी, जरा फील लोगे बेटा वेपर डेंसिटी का। देखो इधर वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी कहोगे वेपर डेंसिटी क्या है बेटा? VD जिसको कहते हैं वेपर डेंसिटी। ध्यान से देखोगे, वेपर डेंसिटी है उसी तरह डिफाइन है, मतलब ये भी एक प्रकार का रिलेटिव, इट इज ऑल्सो ए रिलेटिव डेंसिटी, इट इज ऑल्सो रिलेटिव डेंसिटी, ये भी रिलेटिव डेंसिटी है। आ गया? कैसे डिफाइन होता है? डेंसिटी ऑफ ए गैस, डेंसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, अब देखो हाइड्रोजन गैस हमने फिक्स कर दिया एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम T एंड P लिखने का मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब कहोगे क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, कमाल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? तो देखो सर कैसे हो जाएगा। देखो इधर सब लोग देखेगा, हमने क्या लिखा? वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए गैस विथ डेंसिटी ऑफ कौन सा गैस? H2 गैस। H2 गैस, यही लिखा है ना, H2 गैस। मतलब मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ किसका?
मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस। अरे मोलर मास तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं कितना, 2 ग्राम। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या आ गया, मोलर मास ऑफ ए गैस डिवाइडेड बाय 2। मतलब मोलर मास किसी भी चीज का मोलर मास निकालना होगा, मोलर मास ऑफ ए गैस बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 को इधर भेज दें तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और ये जबरदस्त फार्मूला है भाई साहब, रट लीजिए इस फार्मूले को, बहुत काम का। मोलर मास इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी में ही आजकल मोलर मास बताएगा, एग्जामिनर बहुत छोटा होता है, वो वेपर डेंसिटी देगा तो आपको उससे क्या निकाल लेना है, पटाख से मोलर मास। क्या निकाल लेना है, मोलर मास। यूनिट क्या लगाइएगा, ग्राम। मोलर मास की बात कर रहे हैं। यदि मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो AMU लगा दीजिएगा, कोई फर्क है क्या, नहीं ना। आइए अब देखिए, हम क्वेश्चन आपसे भेंट कराते हैं, क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत बढ़िया तगड़ा क्वेश्चन है। SOX, एक्स समझते हो ना, वही एक्स है, ठीक है, जिसको फील कर रहे हो। SOX एज वेपर डेंसिटी 40, कहता है कि फाइंड एक्स। मिली है क्या कभी किसी को, जो गई सो गई, एक्स नहीं मिलती है, मगर यहां हम खोज के निकाल देंगे एक्स, पक्का गारंटी। कहोगे कैसे सर, देखो वेपर डेंसिटी दिया है ना 40, तो हम जानते हैं ना मोलर मास ऑफ SOX गैस का किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी के जगह कितना उठा के रख देंगे, 40। तो कितना हो जाएगा बोलो, मोलर मास ऑफ SOX कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ SOX हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, जैसी मोलर मास ऑफ SOX कितना हो गया 80, तो हम यहां फार्मूला से भी तो मास निकाल सकते हैं। कैसे, S प्लस XO बराबर कितना 80। सल्फर का क्या होता है 32, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, वैल्यू रखेंगे 32 प्लस X16 बराबर 80। मतलब X16 बराबर कितना हो गया बेटा 48, 32 इधर लाके घटा लिए तो X बराबर क्या हो गया 48 बाई 16, 16 तिया 48, मतलब X का वैल्यू आ गया 3, X का वैल्यू 3। तो फार्मूला क्या हो गया बेटा, तो फार्मूला हो गया SOX बराबर SO3। फील आया, खोज दिया ना X। देख रहे हो, जो काम जिंदगी में नहीं होता है वो केमिस्ट्री में होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात जो करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो करने जा रहे हैं, फील लेना है और आगे बढ़ना है। ध्यान से देखो, अगला बात जो हम करने जा रहे हैं उसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये क्या बोला है बेटा, जिसको SG लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ध्यान से सुनना। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू होता है बेटा डेंसिटी ऑफ क्या बेटा, लिक्विड लिखो या सॉल्यूशन लिखो, कोई भी बात है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कहोगे 4 डिग्री ही क्यों, क्योंकि इसी पर लिक्विड का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। और कितना होता है भाई साहब, 1 ग्राम पर ml होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट। पूछो क्यों यूनिट नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी है। अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या लिखा गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर ml होगा क्या, इसको लाके इधर मल्टीप्लाई करो, तो लिक्विड का डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू क्या लिख देंगे, ग्राम पर ml। मतलब कहने का क्या मतलब है सर, आप कहना क्या चाहते हो, ये क्या बकवास मार दिया आपने। क्या है ये कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी को किस में लिख देना है, ग्राम पर ml में। ये क्या बकवास है, हम बता रहे हैं बकवास। देखो हमारे कहने का ये मतलब है कि मान लो किसी लिक्विड का हमको डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया है और हमको उसका डेंसिटी का जरूरत है। जैसे क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 4। तो बताओ हमको चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया है बिना यूनिट का, हमको डेंसिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल चाहिए। क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ, हमको चाहिए, देखो इधर हम बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना दे रखा है बेटा,
इथाइल अल्कोहल 4 दे रखा है, ठीक है। हमको जरूरत है डेंसिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल की। किसकी जरूरत है? डेंसिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल की। तो क्या करें, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा है ना, इसके पीछे बस ग्राम पर ml लिख दें। मतलब समझ लो, हमारे कहने का यह मतलब है कि यदि तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है ना, तो तुम लिक्विड का डेंसिटी भी निकाल सकते हो। क्या लिख के? ग्राम पर ml। आ रहा है समझ में? तो ये रहा आपको मोलर मास, एवरेज मोलर मास निकालना सिखा दिए। उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास निकालना सिखा दिए, डेंसिटी से आपका परिचय करा दिए, उसके बाद रिलेटिव डेंसिटी से परिचय करा दिए, उसके बाद वेपर डेंसिटी से परिचय करा दिए, और लास्टली स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी परिचय करा दिए। ठीक है, यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताइए, नहीं तो खुद भी देखिए। जितना से ज़्यादा देखिएगा आपको ही आएगा। ठीक है, आपके लिए अभी रात के 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और मैं शूट कर रहा हूँ, तो सोच लीजिए आपके लिए जब पसीना में भीग के मैं कर सकता हूँ, तो आप भी तो पढ़ सकते हैं ना बैठ के। चलिए पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।